दुनिया भर में अल्कोहल किसी भी तरह की डिजीज के पीछे तीसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल की वजह से कहते हैं हर साल 2.5 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह और इस पॉडकास्ट हार्ट एंड हेल्थ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके हो जाने पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हार्ट डिजीजेस के अलावा हम बात करते हैं बहुत सारे और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में। क्यों मैं यहाँ पे बैठ के इस पॉडकास्ट में आपसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ? दिस इज बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, हमारे सोशल सर्कल में और हमारे पेशेंट्स हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अनवेरिफाइड और अनऑथेंटिक सोर्सेज से कंज्यूम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि गूगल में क्या ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, कौन से सोर्सेस ऑथेंटिक हैं और कहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन है। मेडिकल लिटरेचर में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दी हुई है, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में दी हुई है और वो शायद इस इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज वो समझने में टफ है। उसमें बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं, उसको समझने के लिए आपको हेल्थ साइंसेज में एक बैकग्राउंड चाहिए। इस पॉडकास्ट का एम यही है, एम्पावरिंग यू, educating you and giving you that verified and authentic source that you have been looking for. मन घड़त यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। बातें मेडिकल टेक्स्ट बुक्स की होंगी, बातें रिसर्च में प्रूवन चीज़ों की होंगी और बहुत ही साधारण भाषा में, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में होंगी। आज का टॉपिक अल्कोहल। इंसान की अल्कोहल को यूज करने की हिस्ट्री जितनी ही पुरानी। द अर्लीस्ट यूज ऑफ अल्कोहल बाय मैनकाइंड डेट्स बैक टू न्यूलिथिक एरिया। 10,000 BC ये वो टाइम है जिसमें ऐसा माना जाता है कि प्रॉब्ली हमारे पास अर्लीस्ट एविडेंस है इंसान के अल्कोहल को यूज करने का। कहते हैं 7,000 से 6,000 BC के आसपास चाइना में भी अल्कोहल का अच्छा खासा यूज था। दैट वाज अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ राइस, ग्रेप्स एंड हनी। सुमेरियंस, एंशिएंट इजिप्शियंस, एंशिएंट ग्रीक्स, चाइनीज और इंडियंस, इन सब में ही कई हजार साल पहले से ही अल्कोहल का यूज चला आ रहा है। Alcohol has stayed there for centuries and centuries and has left its mark on cultures and civilization. इंडिया में भी 3000 से 2000 BC के बीच में अल्कोहल का यूज होता था। कहते हैं अल्कोहल का डिस्टिलेशन इंडिया से ही शुरू हुआ था। बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल के बारे में। द अल्कोहल वी ड्रिंक इज इथेनॉल। जो हम लेते हैं वो इथेनॉल है। इसके अलावा और भी अल्कोहल्स अवेलेबल हैं बट दे आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक्स हम अपने चारों तरफ देखते हैं उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। वोडका में 60 से 65% तक अल्कोहल हो सकता है। रम में कहते हैं 50 से 60% तक अल्कोहल हो सकता है। विस्की, जिन, ब्रांडी, इनमें 40 to 45% तक अल्कोहल होता है। वाइन या शैम्पेन में कहा जाता है 10 से 15% तक अल्कोहल है और बियर्स में यूजुअली अल्कोहल 4 से 8% के बीच में कहीं होता है। अल्कोहल का प्रोडक्शन अलग अलग तरह से हो सकता है। कुछ अल्कोहल्स सिर्फ फर्मेंट करके बनाई जाती हैं, कुछ में डिस्टिलेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। बात करते हैं अल्कोहल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। फूड अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन धीमा कर देता है। जितना ज़्यादा खाने में, जितना ज़्यादा आप जो चखना खा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप जो अल्कोहल के साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें प्रोटीन और फैट का कंटेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका फूड, उतना ही ज़्यादा आपका खाना अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्लो कर देगा। अगर आपने बहुत फैटी मील ले लिया है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कई घंटे के लिए स्लो हो जाएगा। जो भी हैबिचुएटेड हेवी ड्रिंकर्स होते हैं, हम लोगों ने आसपास अपने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को जो ज़रूरत से ज़्यादा पी लेते हैं बहुत आराम से, उनमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा इस वजह से बिकॉज उनमें गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, पेट जल्दी जल्दी खाली होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद बात आती है कि अल्कोहल को हमारी बॉडी मेटाबोलाइज कैसे करती है। जैसे ही अल्कोहल हमारी बॉडी में आता है, बॉडी इसका डिस्पोजल शुरू कर देती है, इसको ठिकाने लगाना शुरू कर देती है। 90% जो आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं वो आपका लिवर ठिकाने लगा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू हो रहा है और 10% ऐसे का ऐसा एलिमिनेट आउट हो जाता है। लिवर में हमारे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ADH। इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का काम होता है अल्कोहल को उसके मेटाबोलाइट में तोड़ना, अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना। अल्कोहल जब मेटाबोलाइज होता है वाया ADH तो ये कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो थोड़ी सी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है।
तो बॉडी इस एसिटाल्डिहाइड को इसी फॉर्म में ऐसे नहीं छोड़ देती है, इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म हो जाता है एंड थ्रू सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, जो लंबे समय से अच्छा खासा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते आ रहे हैं, उन लोगों में रेट ऑफ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, वो जिस स्पीड से अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर ले जाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। अल्कोहल का हमारी ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो बेसिकली अल्कोहल एक न्यूरोनल डिप्रेसेंट है। हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज अल्कोहल के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये कौन से एरियाज हैं? तो इसमें आता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के जो काम होते हैं ना, हमारे ब्रेन के जो फ्रंटल लोब के काम होते हैं, उसके बहुत बेसिक से काम होते हैं। नंबर 1, मोटर फंक्शंस, हाथ पैर चलाने में फ्रंटल लोब का काफ़ी रोल होता है। दूसरा, मेमोरी, फ्रंटल लोब मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा, लैंग्वेज। इसके अलावा जजमेंट, फ्रंटल लोब इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्पल्स कंट्रोल यानी कि आवेश में आके हम लोग कभी कभी कुछ भी अनशन कर सकते हैं, यही इम्पल्स होती है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, दिस इज इम्पल्स कंट्रोल। ये फ्रंटल लोब की वजह से होता है। इसके अलावा हम लोगों के सबके कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर होते हैं। अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर यानी कि आप बाहर निकलते हैं, आप कपड़ा पहन के बाहर निकलते हैं, आप कहीं पे भी खड़े होकर पेशाब करना नहीं शुरू कर देते हैं। सो ये एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर्स, ये भी बिकॉज ऑफ फ्रंटल लोब है। इसके अलावा देयर आर अप्रोप्रिएट सेक्सुअल फंक्शंस, ये सारे काम हमारा फ्रंटल लोब करता है। ये फ्रंटल लोब काफ़ी सेंसिटिव होता है अल्कोहल के ब्लड कॉन्सेंट्रेशन को लेके। फ्रंटल लोब के अलावा जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है, यानी कि जो सिर के पीछे वाले हिस्से में ब्रेन का पार्ट पाया जाता है, ये भी अल्कोहल से प्रभावित होता है। ऑक्सीपिटल लोब हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन दोनों एरियाज के अलावा ब्रेन का एक और पार्ट होता है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को देखता है। इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, या नाना पाटेकर की भाषा में छोटा दिमाग। ये सेरिबेलम भी अल्कोहल से प्रभावित होता है। जब भी फ्रंटल लोब के ऊपर थोड़ा बहुत अल्कोहल का इफेक्ट आएगा, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? लो लेवल्स ऑफ ब्लड अल्कोहल पे ही हमें वहाँ पे यूफोरिया और एक्साइटमेंट दिखाई देता है। किसी भी पार्टी में जाए जहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है, वहाँ पे धीरे धीरे आपको महसूस होगा, जैसे ही पार्टी थोड़ी सी जवान हुई, थोड़ा सा लोगों ने वहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन करना शुरू किया, थोड़ी पार्टी आगे बढ़ी, थोड़ी ही देर में वहाँ पे कमरे में हा ही आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई देने लगती है, लोग थोड़ा ज़्यादा बोलने लगते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल। फ्रंटल लोब के ऊपर अल्कोहल का इफेक्ट आने से लो ब्लड अल्कोहल लेवल पे ही हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट, जो हमको कुछ भी करने से रोकती है, होल्ड बैक करती है, दिस इज लॉस्ट फर्स्ट। कॉशन, क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिस्ट्रेन, इसके बाद धीरे धीरे करके इनका नंबर आता है। कहने का मतलब आप धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होना जो शुरू होते हो अल्कोहल ज़्यादा पीने के बाद, वो इसी वजह से होता है। लोग जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स ऑल्टर हो सकती हैं। एंग्जाइटी के इश्यूज जिन लोगों को हैं, उनकी एंग्जाइटी धीरे धीरे करके कम हो सकती है। ये हम सभी लोगों ने अपने आसपास देखा है। स्ट्रेस हुआ, लोगों ने बोतल उठा ली, इससे उन्हें क्या मिला? एंग्जाइटी में फ़र्क पड़ा। जो अल्कोहल पीने पे लोग एक्साइटेड सा दिखाई देते हैं ना, तो ये एक्साइटेड महसूस करने के लिए ब्लड में अल्कोहल का लेवल सिर्फ 30 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, इतने में ही फ़र्क पड़ जाएगा। अगर ब्लड में अल्कोहल का लेवल और ज़्यादा बढ़े, कितना? तो लगभग 80 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 80 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जब अल्कोहल का लेवल ब्लड में बिल्डअप होता है, तो वहाँ से शुरू होती है मेंटल क्लाउडिंग। जो हमारी थॉट्स होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को मेमोरी इंपेयरमेंट शुरू हो जाता है। ऐसा हम में से कई लोगों के साथ हुआ है कि रात को दारू पार्टी के बाद क्या हुआ नहीं है। कुछ लोगों को इसी लेवल पे गेट में यानी कि चाल में अनस्टेडीनेस शुरू हो जाती है। कई लोग अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, कई लोग बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो जाते हैं। 200 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये वो ब्लड लेवल है जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इस लेवल पे बेहोशी की स्टेट में लेटे हुए होते हैं। ये ब्लड अल्कोहल का वो लेवल है जिसमें कुछ केसेस में मेडुलरी सेंटर्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जो हमारे वाइटल सेंटर्स ब्रेन की जिस पार्ट में होते हैं, उसकी भी पैरालिसिस इस लेवल पे हो सकती है। इन केसेस में दिस मे बी विन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। ये तो बात हो रही थी अगर आपने एक बार में बहुत सारा अल्कोहल पिया, कितने पीने पे आपको क्या मिलेगा। बात आती है कि क्रॉनिकली अगर आप अल्कोहल ठीक ठाक मात्रा में कंज्यूम करते आ रहे हैं तो उससे क्या होगा। तो क्रॉनिक अल्कोहल यूज से भी ब्रेन का साइज पाया गया है समय के साथ श्रिंक हो सकता है। कुछ और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हैं जो अल्कोहल कंजम्पशन के साथ देखे जा सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक खास तरह के डिलीरियम की जो अल्कोहलिक्स में हमको देखने मिलता है।
डिलीरियम का मतलब लॉस ऑफ ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। आप कहाँ हैं, दिन का कौन सा समय हो रहा है और आप किसके साथ बैठे हैं, आपको इसका अता पता चलना बंद हो जाता है। रफली यही डिलीरियम होता है। नंबर 1 टेम्पररी एक्सेस, एक बार में पीने बैठे और बहुत ज़्यादा पी गए। और दूसरा अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल यूजुअली लास्ट ड्रिंक के 72 से 96 घंटे बाद यानी 3 से 4 दिन बाद देखने मिल सकता है। कुछ पेशेंट्स या कुछ लोग जिनको ये एपिसोड होता है या जो इससे सफ़र करते हैं वो इस एपिसोड में काफ़ी वायलेंट तक हो जाते हैं। कुछ लोगों में देयर इज़ लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ लोग कन्फ्यूजनल स्टेट में होते हैं और कुछ तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। नॉट अ वेरी हैप्पी साइट टू सी। इनमें से कई लोग ये कंप्लेन करते हैं दैट देयर आर इंसेक्ट्स क्रॉलिंग अंडर देयर स्किन। इसके अलावा अल्कोहल का जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो हाथ पैर की नसें होती हैं, उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर भी डिजेनरेटिव चेंजेस इससे हो सकते हैं। कुछ लोगों में अल्कोहल की क्रॉनिक एक्सेस की वजह से विटामिन B1 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जो ब्रेन के ऊपर आते हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो विटामिन B1 डेफिशिएंसी इन अल्कोहलिक्स अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें इन अल्कोहलिक पेशेंट्स में देखने मिल सकती हैं। इसमें आता है कॉन्शियसनेस लेवल में डिस्टर्बेंस। कई लोगों को इसमें बेहोशी की हालत मिल सकती है, कई लोगों को कन्फ्यूजन का स्टेट हमें देखने मिल सकता है, कई लोग इनफैक्ट कोमेटोज भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में इसमें कन्फ्यूजनल स्टेट मिल सकती है, कुछ लोगों में हमें मेमोरी डिस्टर्बेंसेस भी मिल सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्कोहल का एपिलेप्सी के साथ भी एसोसिएशन पाया गया है। तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ऐसा पाया गया है कि उनमें सीजर का थ्रेशोल्ड भी अल्कोहल की वजह से ऑल्टर होता है। कहते हैं ड्रिंकिंग सेशन खत्म होने के रफली 1 या इससे ज़्यादा दिन बाद सीजर्स यानी कि मिर्गी का दौरा जैसा कंप्लेंट हमें अल्कोहलिक पेशेंट्स में देखने मिल सकता है। कई लोगों में हैलुसिनेशंस तक की प्रॉब्लम हैज बीन रिपोर्टेड विद अल्कोहल। अल्कोहल हार्ट के ऊपर क्या असर डालता है? अल्कोहल से हार्ट के ऊपर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट की मसल्स के ऊपर अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है? अल्कोहल और इससे प्रोड्यूस होने वाला इसका जो मेटाबोलाइट है दैट इज एसिटाल्डिहाइड, ये हार्ट की मसल्स के ऊपर डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ये हार्ट की मसल्स को वीक बना सकता है। कई लोगों में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है। ये मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी में ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स। ये कौन से विटामिन्स हैं, ये कौन से मिनरल्स हैं? तो विटामिन्स में विटामिन B1 की डिफिशियंसी, मिनरल्स में सेलेनियम की डिफिशियंसी और इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, ये हार्ट की मसल्स को वीक करा सकती है। तो क्रॉनिक अल्कोहल इनटेक ये करा सकता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसमें अगर मैं रफली बात करूं तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो हार्ट की पंपिंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हुआ है, दैट इज सिस्टोलिक फेलियर, या हार्ट में रिलैक्सेशन अबनॉर्मलिटी हो रही है बिकॉज ऑफ अल्कोहल, दैट इज डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर या डायस्टोलिक डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये अल्कोहलिक्स में काफ़ी कॉमन है। और ये किस वजह से मिलता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस विच इज टेकिंग प्लेस इन हार्ट मसल्स। जो लोग हैवी यूज ऑफ अल्कोहल करते हैं, जो लोग इथेनॉल का हैवी कंजम्पशन करते हैं, उनके हार्ट की मसल्स में फाइब्रोसिस हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। इनफैक्ट वो लोग जो लंबे समय से अल्कोहल का यूज कर रहे थे, इवन इफ उनको कोई सिम्टम ना हो, अगर उनका एको करके देखा जाए, उनका हार्ट का अल्ट्रासाउंड करके देखा जाए, तो उनमें से लगभग 50% लोगों को हार्ट की रिलैक्सेशन एबनॉर्मलिटी हो सकती है, उनके हार्ट में डायस्टोलिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है। फिर बात आती है एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन की, यानी कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के कॉम्प्रोमाइज होने की। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी यूजुअली परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, और जब भी आप अपनी रिपोर्ट पढ़ते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आपकी एको की रिपोर्ट आपको बता सकती है। कहते हैं कि इथेनॉल या अल्कोहल का इस्तेमाल एसिम्प्टोमेटिक एलवी डिसफंक्शन करा सकता है। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, एलवी डिसफंक्शन यानी कि आपकी हार्ट की मसल्स वीक हो जाएंगी, यानी कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 55 से 60%, 55 to 60% तक हो सकता है। आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल ये इससे नीचे चला जाए। कुछ डेटा हमें ऐसा दिखाता है कि लगभग 30% लोग जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, बावजूद इसके कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज पाई गई। यानी कहने का मतलब 30% ऑफ एसिम्प्टोमेटिक क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैव गॉट एविडेंस ऑफ एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन। इसके बाद भी अगर आप नहीं रुके तो धीरे धीरे करके आपकी हार्ट की मसल प्रोग्रेसिवली वीक होती चली जाएगी।
इसे हम लोग कहते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट फैल गया और हार्ट वीक हो गया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, तो इसमें से अगर हम ब्लॉकेजेस का पार्ट निकाल दें, अल्कोहल इसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण होगा जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। यानी कि जिन लोगों को DCMP या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डायग्नोज किया जा रहा है, उसमें से अकेले 50% केसेस कैन बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल से होने वाली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कहा जाता है कि लाइफ टाइम में कितना अल्कोहल का एक्सपोजर रहा है, ये डिसाइड करता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी या नहीं होगी। ये देखा गया कि वो लोग कौन से थे जिनको अल्कोहल की वजह से हार्ट की पंपिंग फंक्शंस में लॉस हुआ या अल्कोहल की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई। ऐसा पाया गया कि जो लोग पर डे 5 साल तक पर डे जिन्होंने 80 ग्राम्स अल्कोहल कंज्यूम किया, उनमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस ज्यादा थे। 80 ग्राम्स अल्कोहल का मतलब पता है आपको क्या होता है? एक बियर, 4 आउंस ऑफ वाइन या 1 आउंस ऑफ डिस्टिल स्पिरिट, इन सब में होता है 12 ग्राम अल्कोहल। मतलब 80 ग्राम अल्कोहल अगर आप पर डे 5 साल तक ले रहे हो तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में लैंड अप कर जाओगे। 80 ग्राम पर डे का मतलब अलग अलग हो सकता है। 1 लीटर वाइन 80 ग्राम बना देगी, 8 बियर 80 ग्राम बना देंगे, हार्ड लिकर का एक आधा ही पाइंट 80 ग्राम बना देगा। जो फीमेल्स हैं या महिलाएं हैं, कहा जाता है कि उनमें अल्कोहल की वजह से हार्ट पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। उनमें इससे कम डोज में ही, इससे कम एक्सपोजर में ही हार्ट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। इससे कम एक्सपोजर में ही उन्हें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। हार्ट फेलियर के बारे में तो हमने बात कर ली। बात आती है ब्लड प्रेशर की। कहा जाता है 11% मेल्स जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, उसके पीछे अल्कोहल है। जो लोग 2 से ज़्यादा ड्रिंक्स पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें 1.5 से 2 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए होने के। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोशल ड्रिंकर हो तो उससे आपके ब्लड प्रेशर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ गया है अगर आप सिर्फ सोशल ड्रिंकर हो, आपके ब्लड प्रेशर में थोड़ा इजाफा होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा, मॉडेस्ट इंक्रीज होगा। केस अगर आप हेवी ड्रिंकर हो, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा किस वजह से हो रहा है एग्जैक्टली नहीं पता है, बट देयर आर प्रपोज्ड हाइपोथेसिस। कई सारे कारण प्रपोज किए गए हैं कि शायद इस वजह से हो रहा है। उसमें से कुछ है शायद इससे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, शायद इससे कैटेकोलामीन्स यानी कि सिंपैथेटिक हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हार्मोन्स ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लेवल में ऑल्टरेशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। एक अच्छी बात जो अल्कोहल से जुड़े हुए हाइपरटेंशन में होती है, ये होती है कि अगर आपने अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर दिया तो ये धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होने लगता है। सिर्फ ब्लड प्रेशर पे ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल पे भी अल्कोहल का अच्छा खासा इफेक्ट होता है। अल्कोहल के कंजम्पशन से ऑलमोस्ट सारी ही लिपिड एबनॉर्मलिटीज जो हम लोग क्लिनिक में देखते हैं वो हो सकती हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन होता है बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड। कई पेशेंट्स जो अपने घर वालों के सामने कबूल नहीं पाते कि वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, वो ओपीडी में पकड़े ही इसी बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड की वजह से जाते हैं। सब कुछ ठीक था, आपके लिवर एंजाइम्स डिचेंज थे, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। जो हमें शंका होती है सबसे पहली चीज़ की वो यही होती है कि शायद आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो पैरामीटर डिरेंज्ड हमको मिलता है कॉमनली, वो होता है बढ़ा हुआ VLDL। ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकता है और LDL कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा सकता है। LDL कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं चाहता किसी भी नॉर्मल एबनॉर्मल हार्ट डिजीज़ पेशेंट, बिना हार्ट डिजीज़ के पेशेंट का बढ़े। LDL कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट में, ब्रेन में, पेरिफेरल आर्टरीज में ब्लॉकेजेस का। लगातार किया जाने वाला अल्कोहल का कंजम्पशन हमारी बॉडी में HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम कर सकता है। HDL कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लैंग्वेज में या आम बोलचाल की भाषा में गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इन केस आपका कोलेस्ट्रॉल डिरेंज्ड हो रहा है, इन केस अगर हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर्स हाथ से बाहर जा रहा है, तो उसमें यू शुड बी कटिंग डाउन ऑन योर अल्कोहल। अल्कोहल का आप यूज़ बंद करते हैं तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाएं चल रही हैं उसकी डोज काफ़ी नीचे आ जाएगी। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटीज़ ही नहीं, अल्कोहल की वजह से हार्ट में रिदम डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, यानी कि अरिथमियास। बहुत से तरह के अरिथमियास पाए जाते हैं उन लोगों में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इनमें से कुछ अरिथमियास इनोकुअस होते हैं और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इनोकुअस अरिथमियास में होता है कि कभी कभी एक्टोपिक बीट्स आ रही हैं, कभी
एट्रिया से यानी कि हार्ट के ऊपर वाले चेंबर से, कभी हार्ट के नीचे वाले चेंबर से यानी कि आपको वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स आ रही हैं। कभी कभी अल्कोहल का कंजम्पशन एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर ये भी करा सकता है। कहा जाता है कि अल्कोहल से होने वाला मोस्ट कॉमन अरिथमिया, अल्कोहल की वजह से जो मोस्ट कॉमन रिदम डिसऑर्डर देखी जाती है वो यही एट्रियल फिब्रिलेशन या एफिब होता है। इनमें से कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो शायद आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ इतने पे ही बात खत्म नहीं होती है। अल्कोहल कंजम्पशन से कभी कभी वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसे खराब लाइफ थ्रेटनिंग रिदम डिसऑर्डर्स भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं अल्कोहल से होने वाले एफिब या एएफ या एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरिथमिया है। अल्कोहल के साथ इसकी काफ़ी लेनी देनी है। कहते हैं अगर पहले से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और एट्रियल फिब्रिलेशन या एएफ आपको हो रहा है तो इसमें से 1/3 केसेस आर प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ अल्कोहल। और अगर आपकी उम्र 65 से कम है और पहले से कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं है तो प्रॉब्ली 2/3 केसेस आर बिकॉज ऑफ अल्कोहल। एट्रियल फिब्रिलेशन का होना स्ट्रोक के चांसेस को, हार्ट फेलियर के चांसेस को और डेथ के चांसेस को ऐसा पाया गया है बढ़ा देता है। कई बार बिंज ड्रिंकिंग जो हम लोग करते हैं, कई या हमारे आसपास जो लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं उसमें भी एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज में हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है। बात आती है अल्कोहल हार्ट में ऐसा करा क्या रहा है कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, हार्ट में रिदम डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट रीज़न कोई नहीं जानता। देयर आर मल्टीपल प्रपोज्ड हाइपोथेसिस कि शायद इनमें से किसी वजह से या इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने मिल रही है। ये रीज़न क्या होता है? हार्ट में होने वाली फाइब्रोसिस, ये शायद हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेंज कर रही है। हार्ट में कभी कभार जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जा रही है यानी कि हार्ट जो डायलेट कर जा रहा है, उन पेशेंट्स में भी इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी मिल सकती है। कुछ लोगों में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इरेगुलरिटीज मिल सकती हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल इनटेक। हमारी बॉडी में एक नर्व होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व काफ़ी बड़ी सी नर्व, इसका काम गट की मोटिलिटी से लेके हार्ट के रेट को डिसाइड करने का होता है। कई बार अल्कोहल के इफेक्ट की वजह से वेगल मॉड्यूलेशन, जो हार्ट के ऊपर वेगस नर्व का इफेक्ट है, वो ऑल्टर हो जाता है। ये भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी को प्रेसिपिटेट करा सकता है। कई लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पेशाब में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। कई बार कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस भी हार्ट की इन रिदम डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं विच मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू अल्कोहल। ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? तो इनमें आता है ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना या स्लीप एपनिया का होना, या कुछ लोग इनमें से स्मोक कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें भी कुल मिला के हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी तो करा ही सकती हैं। इसके अलावा इन लोगों में देखी जा सकती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस। कहा जाता है हैवी अल्कोहल का यूज़ हार्ट में ब्लॉकेजेस के चांसेस को बढ़ा देता है। तो आप लोग जो पूछते हो ना कि मेरा स्टेंट डलने के बाद मेरे को बार बार ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं, मुझे बार बार स्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मेरा तो बाईपास हो गया, अभी भी मुझे प्रॉब्लम क्यों हो जा रही है, तो उसके पीछे आपकी अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। हैवी अल्कोहल का यूज़ अलग अलग चेंजेस हार्ट में करा सकता है, जैसे कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल, या इनमें से कई लोग अल्कोहल के साथ सिगरेट का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिज्म चाहे कुछ भी हो, आउटकम वही होता है, ब्लॉकेजेस, नए ब्लॉकेजेस और फिर से नए ब्लॉकेजेस। तो अगर आप पहले से ही एट रिस्क हो ब्लॉकेजेस के होने के, या आपको पहले से ही चांसेस ज़्यादा रहे हैं प्रॉब्लम में फंसने के, यू शुड बी अवॉइडिंग इट। दोबारा प्रॉब्लम में क्यों पड़ना है? बात करते हैं अबाउट दी एलिफेंट इन द रूम, लिवर और अल्कोहल का रिलेशनशिप। लिवर डिजीज के पीछे अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों में 3 तरह की लिवर एबनॉर्मेलिटीज देखी जा सकती हैं। नंबर 1 फैटी लिवर, दूसरा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और तीसरा लिवर सिरोसिस। फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है जो 90%, यस 90% बिंज ईटर्स में मिल सकती है एज वेल एज डेली ड्रिंकर्स में। तो अगर आप ये कहते हो जी हर रोज़ थोड़ा सा ही लेके सो जाता हूँ, ऐसी कंडीशन में आपके फैटी लिवर के पीछे कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
जिन लोगों को भी फैटी लिवर होता है उनमें से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको फैटी लिवर है या वो फैटी लिवर लेके घूम रहे हैं। यूजुअली दे आर एसिम्टोमेटिक और ये इंसिडेंटली पकड़े जाने वाली एक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है। आप किसी और वजह से अपना स्कैन कराने गए, अल्ट्रासाउंड कराने गए और उसमें पकड़ा गया। कुछ लोगों को राइट अपर क्वाड्रेंट में, पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड पे डिस्कम्फर्ट या पेन सा रह सकता है। ये कुछ ही लोगों में पाया जाता है, बट येस, एट टाइम्स वी हैव सीन फैटी लिवर बीइंग डायग्नोज्ड बिकॉज ऑफ दिस राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट। कुछ लोग वॉमिटिंग की कंप्लेंट करते हैं, बट बाय एंड लार्ज रिमेंबर दैट फैटी लिवर इज एसिम्टोमेटिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जिन लोगों को फैटी लिवर डेवलप हुआ है उनमें से कुछ लोग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके लिवर फंक्शन में हेपेटाइटिस जैसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये लिवर में आई हुई सूजन, ये प्रिकर्सर हो सकती है, ये जननी हो सकती है लिवर सिरोसिस की। कहने का मतलब, अगर फैटी लिवर की स्टेज से बात आगे निकल जाए तो उसमें सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, उनमें सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या सिम्टम्स होंगे? अब्डोमिनल पेन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। कई लोगों को सिरोसिस में अपर जीआई ब्लीड यानी कि खून की उल्टियाँ हो सकती हैं। कुछ लोगों को स्टूल के रास्ते यानी मोशन के रास्ते ब्लड जा सकता है। कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है, जी मेरा पेट फूल गया था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पानी भरा हुआ है। इस कंडीशन को असाइटिस कहा जाता है। ये भी अल्कोहल की वजह से होने वाले लिवर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट की वजह से पाया जा सकता है। कुछ लोगों में ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती हैं। दिस इज बिकॉज जो आपके ब्लड में कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, जो ब्लड को ऊज करने से बचा रहे हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लिवर से ही बन के आते हैं। अगर लिवर गया तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनने बंद हो जाएंगे। तो अल्कोहल की वजह से लिवर के ऊपर ये सब इफेक्ट आते क्यों हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अल्कोहल इज़ अ डायरेक्ट हेपेटोटॉक्सिक एजेंट, एक डायरेक्टली लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि अल्कोहल के हुए लिवर डैमेज के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है कि वो अपने ही लिवर को अच्छा खासा डैमेज कर देती है। ये भी अल्कोहल से होने वाले लिवर डैमेज में एक रीज़न होता है। इसके अलावा अल्कोहलिक्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, ये भी लिवर डैमेज करा सकता है। तो चलो ये तो बात समझ में आई कि अल्कोहल कंज्यूम करने से लिवर में सूजन क्यों आ रही है। भाई लिवर के ऊपर डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, अपनी खुद की बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, बट ये सिरोसिस कहाँ से आया? तो लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है। लिवर में अच्छी खासी टेंडेंसी होती है दोबारा रीजनरेट कर जाने की। कई बार ऐसा होता है कि ये रीजनरेशन की जगह हीलिंग फाइब्रोसिस से हो जाए, यानी कि लिवर में फाइब्रस टिश्यू के स्ट्रैंड्स बन जाए। यही सिरोसिस होता है, यही सिरोसिस की शुरुआत है। अल्कोहल पीने वाले सभी लोग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है जिसने भी अल्कोहल लिया उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो ही जाएगी, बट इसके चांसेस काफ़ी होते हैं उन लोगों में जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फीमेल्स में रिलेटिवली लोअर क्वांटिटीज़ ऑफ अल्कोहल ही अल्कोहलिक हेपेटाइटिस करा सकती है। इसके अलावा किसी और तरह की लिवर की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में पड़ी हुई है, सच एज आपको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन था या आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन था लिवर डैमेज का, तो उन केसेस में अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज आपको हो सकता है। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो हमने पीछे बात की थी कि कितना अल्कोहल चाहिए जिससे अल्कोहल की वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। उसी तरह से बात आती है कितना अल्कोहल चाहिए कि लिवर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स आने लगे। कहते हैं अगर आप 40 to 80 ग्राम्स अल्कोहल पर डे कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने 160 ग्राम्स अल्कोहल पर डे कंज्यूम किया है फॉर 10 to 20 ईयर्स, तो बहुत चांसेस हैं यू लैंड अप इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड लिवर सिरोसिस। फीमेल्स में ये तक पाया गया है कि सिर्फ 20 ग्राम पर डे अगर आप इसी से ऊपर जा रही हैं तो आप में लिवर डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ग्राम्स ऑफ अल्कोहल से मेरा क्या मतलब है? तो 1 बियर या 4 आउंस वाइन या 1 आउंस 80% स्पिरिट, इन सब में लगभग 12 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल होता है। रेस्ट यू कैन कैलकुलेट कि आप कितना ले रहे हो। क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इनटेक और ड्यूरेशन ऑफ अल्कोहल इनटेक, आप पर डे कितना ले रहे हो और कितने सालों से ले रहे हो,
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो लिवर में इंजरी होने के चांसेस बिकॉज ऑफ अल्कोहल डिसाइड करते हैं। तो अब क्या करें? हो गया लिवर में प्रॉब्लम, अब पीते रहें। वेल, कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल ये कई केसेस में लिवर डिजीज का रिवर्सल करा सकती है। लिवर सिरोसिस की एडवांस स्टेज में अगर आप लैंड अप कर जाते हो बिकॉज ऑफ अल्कोहल इंजेक्शन, तो रिमेंबर उसमें सिर्फ मेडिकल इश्यूज जो जैसे जैसे हम इनकाउंटर करते हैं हम उसे मैनेज कर सकते हैं, बाकी उनमें से कई केसेस ऐसे होंगे विच विल अल्टीमेटली रिक्वायर अ लिवर ट्रांसप्लांट। बात करते हैं एक और बर्निंग इशू के बारे में, अल्कोहल एंड प्रेगनेंसी। तो इंडियन फीमेल्स में अल्कोहल का यूज़ काफ़ी कम है कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। वेस्टर्न पॉपुलेशन में कहा जाता है मोर देन 50% ऑफ ऑल फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि 18 से 44 साल के बीच में जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में फीमेल्स हैं उनमें से 50% से ज़्यादा फीमेल्स अल्कोहल का यूज़ करती हैं, और हर 8 में से 1 में पाया गया था कि वो बिंज ड्रिंकिंग भी करते हैं। कंपेयर टू दिस NFHS या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये पाया कि लगभग 1% फीमेल्स पूरे देश भर में अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही हैं। आउट ऑफ दीज फीमेल्स, यानी 1% फीमेल्स जिनकी हम बात करें, इनमें से 17% फीमेल्स पर डे अल्कोहल का कंजम्पशन करती हैं, और लगभग 37% ऐसी हैं जो वंस अ वीक तो कंज्यूम अल्कोहल को करती ही हैं। अल्कोहल का यूज़ इन प्रेगनेंसी इज़ नॉट अनकॉमन, स्पेशली इन टियर 1 सिटी। बट अभी तो बताया था 1% की ही बात हो रही थी यहाँ पे, तो 1% ऑफ अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन विल बी अगेन अ वेरी बिग नंबर। तो इससे होता क्या है? अल्कोहल एज सच हैज़ गॉट अ नेगेटिव इफेक्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी का कोई भी फेज अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। इसमें फीटस या बच्चे के ऊपर कुछ टेरिटोजेनिक इफेक्ट्स मिल सकते हैं, और कभी कभी प्रेगनेंसी का लॉस भी हो सकता है। बात करते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में आपने अल्कोहल का कंजम्पशन किया और इससे बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित हुआ। ज़्यादातर देखा गया है कि वो बच्चे जिनकी माताएं प्रेगनेंसी के टाइम में अल्कोहल कंज्यूम कर रही थीं उनमें क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स पाए गए, यानी कि चेहरा और सर के हिस्से में कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स पाए गए। इनमें से कुछ बच्चों में सर का साइज छोटा पाया जाता है, कुछ बच्चों में आइज का साइज छोटा पाया गया, कुछ बच्चों में पाया गया कि इनमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस थी। लगभग 40% ऐसे बच्चे जिनको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम था, दे वर फाउंड टू हैव वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उनके हार्ट के निचले चेम्बर्स में छेद पाया गया। बस लिटिल ही ले लेती हूँ। तो प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, देयर इज नो एग्जैक्ट डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि एक्स अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपने कंज्यूम किया तो उससे XYZ हमको कंजेनाइटल डिफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है, थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप प्लान भी कर रहे हैं तो आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। यू नेवर नो इन विच साइकिल यू कंसीव्ड। तो अगर आप प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हैं और आप हेवी ड्रिंकर नहीं हैं, इसको छोड़ने का देखिए। इन केस प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। इन केस आप हेवी ड्रिंकर हैं या आपको लगता है छोड़ने में दिक्कत हो रही है, सीक सम प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि इसके बाद होने वाले झमेले ज़्यादा हो जाएंगे। पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, फीटल कॉम्प्लिकेशंस महंगे पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देंगे। तो इस लंबी सी टॉक में हमने जाना कि अल्कोहल हमारे बॉडी की मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को अफेक्ट करता है। इससे हमारे लिवर पे इफेक्ट पड़ सकता है, इससे हमारे हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है, इससे हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में इन केस अगर आप इसे ले रहे हैं तो ये आपके बच्चे को प्रॉब्लम दे सकता है। कितना अल्कोहल सेफ है, कितना आप आराम से ले सकते हो, तो ये कंट्रोवर्शियल है। देयर आर नो डेफिनेटिव आंसर्स। कुछ लिटरेचर कहता है, कुछ गाइडलाइंस, कुछ सोसाइटीज़ ये रिकमेंड करती हैं दैट नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ। कुछ लोग कहते हैं मेल्स में अप टू 2 ड्रिंक्स पर डे एंड फीमेल्स में अप टू 1 ड्रिंक पर डे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इतना मॉडरेशन में अल्कोहल का कंजम्पशन माना जाएगा। बट ये बात आपको समझनी होगी कि अल्कोहल है क्या। अल्कोहल बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जिसके इफ़ेक्ट्स
आपके हर बॉडी के पार्ट पे हो सकते हैं। आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट के चक्कर कटवा सकता है अल्कोहल। आपको इसके साथ ये भी समझना होगा कि बेसिकली जो आप थोड़ी देर के हाई के लिए अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या रियलिटी से भागने के लिए आप जो अपना अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली अ टॉक्सिन। एक ऐसा टॉक्सिन जो आपकी बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। इन केस आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इसे बंद करने का देखिए। इन केस आपको अल्कोहल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, इसे बंद करने का देखिए। इन केस अगर आप ये जानना चाहते थे कि कितना अल्कोहल शायद ले लें तो काम चल जाएगा, वो भी हमने बात कर ली है। इन केस आपको ऐसा लगता है कि अल्कोहल छूट नहीं रही है, सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। और आप सभी को जिन्होंने पूरा बैठ के डिस्कशन सुना है, उन सभी को थैंक यू वेरी मच। इस हार्ट एंड हेल्थ पॉडकास्ट पे हम आगे भी हेल्थ से जुड़े हुए और भी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। पॉडकास्ट के इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।